नमस्कार बच्चों, आप सबका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सबकी पाठशाला में स्वागत है। और जैसे कि हिंदी में हमारा जो लेक्चर है कृषि वाला वो अपलोड हो चुका है। अब ये इंग्लिश का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर यानी खेती कृषि। ठीक है, तो ये यूनिट 4 है, मतलब चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी का। टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर आज मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, और होप कि सारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी देश में, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक, ठीक है, यानी कि जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हमने 3 ग्रुप में बांटा हुआ है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले एग्रीकल्चर, जो कि प्राइमरी सेक्टर का एक मेन एक्टिविटी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत में का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है खेती यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, और मेन ऑक्यूपेशन होने की वजह से जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका लगभग 2/3 जो है वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, मतलब काम कर रहे हैं। तो खेती कर रहे हैं, खेती से संबंधित कुछ भी एक्टिविटी जो है वो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि एक प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है, और विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो भी फूड हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो फूड एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें टाइप ऑफ फार्मिंग की, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फार्मिंग, जो आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा है लगभग। प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें चीज़ समझनी है सबसे अच्छे से वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो एक वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ऐसी खेती जो हम अपने लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम खेत में उगाएंगे उसको हम लोग खुद क्या करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, यानी उसको बेचा नहीं जाएगा, वो हम खुद ही इसको इस्तेमाल करेंगे, उसको खुद ही हम कंज्यूम करेंगे, खुद ही खाएंगे, हमारी फैमिली उसको यूज़ करेगी, लेकिन वो बाज़ार में उसको बेचा नहीं जाएगा। वो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है जो कुछ भी फार्म में यानी खेत में उगाया जाएगा उसको हम बाज़ार में बेचेंगे, यानी कि उसे बाज़ार में बेचा जाएगा, वो होता है कमर्शियल फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देखेंगे और आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये छोटे लैंड पर यानी छोटी भूमि पर, छोटे खेत पर इसको किया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रिमिटिव टूल्स का, यानी कि कोई हम एडवांस टूल या टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो हम पहले इस्तेमाल होता आया है उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि होई, डाओ और डिगिंग के लिए स्टिक्स। ठीक है, इसके अलावा ये डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। ठीक है, यानी बारिश होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक गलती से यहाँ पर लिख दिया गया है, जो स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग है उसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्लैश एंड बर्न की एक्टिविटी इसके अंदर होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे एक ज़मीन है मान लो। ठीक है, जब आपने सोचा कि खेती करनी है तो इस ज़मीन के ऊपर छोटी छोटी घास, झाड़ियाँ, ये सब उगी हुई हैं। अब क्या किया जाएगा, इनको पहले कट किया जाएगा, काटा जाएगा, काटने के बाद इनको इकट्ठा करके जला दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जो राख होगी उसका भी इस्तेमाल होगा, खाद के रूप में खेत में छिड़क दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके ऊपर खेती की जाती है।
तो इसमें स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग भी होता है, ठीक है। अब जो झूम फार्मिंग है इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। झूम फार्मिंग एंड स्प्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग, तो इसमें क्या होता है, फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस हर्ब्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली, ठीक है। यानी कि जो फार्मर है वो क्या करता है, खेत को साफ करता है, जो भी झाड़ियाँ घास वगैरह उगी होती हैं उनको काट करके जलाया जाता है, और उस पर जो खेती की जाती है उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण यानी कि परिवार के खाने के लिए वो क्रॉप उगाता है, अनाज उगाता है, ठीक है। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. अब जैसे ही उस लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है वो कम होता है, तो वैसे ही जो फार्मर है वहाँ से शिफ्ट होकर के नई जगह पर जाता है और सेम प्रोसेस वो कंटिन्यू करता है, उस वहाँ की ज़मीन को वो साफ़ करता है, और जो भी घास वगैरह झाड़ियाँ इकट्ठी करता है उनको जला करके उस ज़मीन को भी खाली करके वो खेती के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी होती है वो रिप्लेनिश हो जाती है, रिप्लेनिश मतलब उसमें वापस आ जाती है, ठीक है। तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन्ड रहती है। अब अगर सेकंड की हम बात करें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस इन अ एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, ठीक है। यानी इस तरह की खेती जो है वो एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब एक ऐसा खेत जहाँ पर जिसके ऊपर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल एंड इरिगेशन आर यूज फॉर हायर प्रोडक्शन। अब जैसे कि क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है और हमें अनाज ज़्यादा उगाना है, तो ऐसे केस में क्या होता है, केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड लैंड होल्डिंग साइज इज़ अनइकोनॉमिकल, और ऐसे में जो लैंड का जो साइज़ है वो अनइकोनॉमिकल होता है, इसका मतलब छोटे होते हैं वो, ठीक है। अब देखो जो फार्मर्स होते हैं उनके लैंड छोटे कैसे होते होंगे, जैसे मान लो एक किसान है ए, ठीक है, उसके पास ये ज़मीन है, अब उसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब 2 बेटे होते हैं जिसकी वजह से आगे जाकर की जो ज़मीन है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके भी मान लो 2 बेटे होते हैं, इसके भी 2 होते हैं, तो ये इस तरीके से ये ज़मीन है जो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है जिसकी वजह से जो लैंड का साइज़ है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग का जो पर्पस होता है वो होता है मार्केट में बेचना है, जो भी प्रोडक्शन मिलेगा, जो भी उपज मिलेगी उससे बाज़ार में बेचा जाएगा और उससे प्रॉफिट कमाया जाएगा, और जो भी पैसा मिलेगा अनाज को बेचने के बाद उसका इस्तेमाल जो है वो अगली बार खेती के लिए भी होगा और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी होगा, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इम्पोर्ट लाइक HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब इस तरह की जो खेती होती है इसमें हम अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट मिले, अच्छा मिले, ज़्यादा उपज मिले, अनाज मिले, जिससे कि बाज़ार में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। अब अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स भी इस्तेमाल होते हैं ताकि फसल में कीड़े ना लगे। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज़ टू सेल द प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि जो सेल प्रोडक्शन है, यानी जो भी हमें मिलेगा अनाज उसे बाज़ार में बेचा जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांटेशन, जो कि कमर्शियल फार्मिंग ही है, टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है ये भी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया पहले कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें जो भी प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब जो भी अनाज होगा उसे बाज़ार में बेचा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक लैंड पर, एक खेत पे एक ही तरह की जो फसल है वो उगाई जाती है, एक सिंगल क्रॉप बोया जाता है, और ये कैपिटल इंटेंसिव इनपुट होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जो भी टूल्स, टेक्निक्स, बीज जो भी इस्तेमाल होता है उनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, और हाई लेबर की ज़रूरत होती है हमें। और इंडिया में जो एग्जाम्पल है
प्लांटेशन के, वो है चाय, कॉफ़ी, रबर, शुगर और बनाना, ठीक है। अब अगर हम सीजन्स की बात करें, इंडिया में किन किन सीजन्स में खेती होती है, तो भारत में बेसिकली 3 सीज़न है खेती के, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो अगर हम रबी की बात करें तो रबी में क्या होता है, जो सोइंग का मतलब बोना होता है, जो बीज बोया जाता है वो अक्टूबर टू दिसंबर बोया जाता है, यानी ठंड में, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है इसमें। और जो हार्वेस्टिंग होगी, जो फसल को काटा जाएगा, वो अप्रैल टू जून, ठीक है, यानी अप्रैल से जून के बीच में से काटा जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वीट, बारले, बारले मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बारले है ये, ठीक है, यानी जौ, पीज यानी कि मटर, और सरसों, ठीक है, जैसे अभी दिख रहा होगा आपको बाजार वगैरह में, मतलब सरसों के साग भी आ जाते हैं इस टाइम पे मार्केट में, ठीक है। खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ में क्या होता है, जो बुआई होती है, जो सोइंग होता है, वो मई टू जुलाई होता है, ठीक है। और हार्वेस्टिंग सितंबर टू अक्टूबर होता है इसमें, और इसमें पैडी, बाजरा, शुगर केन, ये सब चीज़ें जो हैं वो उगाई जाती है, ठीक है। अब अगर हम जायद की बात करें तो ये वो फसलें हैं जब रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम बच जाता है, जिसमें खेत खाली होते हैं, तो जनरली उस टाइम पर जो किसान होते हैं वो क्या उगा लेते हैं, तरबूज, खरबूजा, गाजर कह रही हूँ, ये कुकुम्बर, खीरा यानी कि, और वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जायद वो फसल है जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, ठीक है। एंड आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।